बच्चों, आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत इंग्लिश ग्रामर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत आराम से इजी वे में हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये हो सकता है आपको सिंटैक्स के नाम से भी मिल जाए, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें अपने माइंड में रखना है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, दो चीजें हमें दिखाई दे रही है, एक तो बेटा सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें दिख रही हैं और फिर लास्ट में क्या दिख रहा है हमें? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जो ग्रामेरियंस थे, व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता कराया, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये समझौता क्या हुआ था इनके बीच में? तो समझौता ये था बेटा, इफ subject is singular, verb will be singular। ठीक है ना? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमारा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो आने वाली वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल बी प्लूरल। बस इतना सा है ये एग्रीमेंट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल। इसमें कोई डाउट? बहुत सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब हमारे एक ही नंबर, एक ही पर्सन में होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए बेटा, लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है ये किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, है ना? इसीलिए हम इसको कैसी वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर तो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है। क्लियर? और लिमिटेड किस सेंस में है? ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रहेगी, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल रहेगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब बेटा ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये केवल नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट बनने के लिए किसी भी शब्द को या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा। क्लियर? अब नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, आप सभी जानते हो। बॉय है तो सिंगुलर, और इसमें हम अगर एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इसका बकायदा पूरा एक चैप्टर है। इस पर अगर हम बताने लगे तो पूरा 1.5 घंटा इसी में निकल जाएगा, है ना? सिंगुलर प्लूरल करके एक चैप्टर होता है, उसको आपको पढ़ना होगा कि हम किसी नाउन में एस कब लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, कब हम ईएस लगाते हैं, कब हम आईईएस लगाते हैं, कब हम वीएस लगाते हैं, कब हम कुछ नहीं लगाते हैं, केवल वॉवेल्स चेंज कर देते हैं। पढ़ा है कि नहीं? बचपन से पढ़ते चले आ रहे होगे, जब से तुमने 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया होगा कि फुट हो तो फीट हो जाता है, टूथ हो तो टीथ हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? माउस हो तो माइस हो जाता है, माइस प्लूरल है। चाइल्ड हो तो चिल्ड्रन हो जाता है, मैन है तो मैन हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत से नियम हैं। क्लियर? तो हम वो सारी बातें यहां पर नहीं करने वाले, हम एक जनरल सेंस में आपको बता रहे हैं कि नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस बेटा जोड़ देते हैं। राइट? ये तो हो गई बात नाउन की। प्रोनाउन, प्रोनाउन में हम ऐसे यस जोड़ते नहीं हैं, हमें पहले से याद रखना पड़ता है।
कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल है। जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर है, जानते हो ना सभी बेटा, ही, सी, इट सिंगुलर है। अब अगर कोई कहता है कि इनका प्लूरल क्या होगा, तो ही, सी, इट का प्लूरल दे हो जाता है ना। यू का सिंगुलर यू ही मतलब यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आई सिंगुलर है और इसका प्लूरल वी हो जाता है, राइट। दिस, दैट ये सिंगुलर है, दीज, दोज ये प्लूरल है। कोई दिक्कत इसमें? तो प्रोनाउन हमें याद रखने पड़ते हैं, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ओके, अब जब हम वर्ब की बात करें बेटा, तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर, ये हम फिर से बता रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आपने देखा इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया गया क्योंकि ये नाउन था। वर्ब में बेटा एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, उल्टा हो जाता है इसमें। ये प्लूरल है जिसमें एस नहीं लगा है और जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले, ये बेसिक बात है ना। ये इस टॉपिक में नहीं आएगा, लेकिन बस ये याद रखना है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना होगा। अब जैसे सिंगुलर प्रोनाउन है, मान लीजिए ही है, ही सब्जेक्ट है हमारा, कैसा प्रोनाउन हो गया ये प्रोनाउन कैसा हो गया बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ हम गोज लगाएंगे या गो लगाएंगे? गोज, क्योंकि ये सिंगुलर है। अभी बता कर आ रहे हैं ना कि वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये इसमें गोज लगा, ईएस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। वो हो सकता है ही के साथ गो लगा दे और फिर आपसे पूछा जाए इसमें एरर क्या है, तो हमें ये पहचानना है। वैसे इतने इजी आएंगे नहीं, अभी जो हम पढ़ाएंगे आज उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें वो बातें तब समझ में आएंगी जब हमें बेसिक क्लियर हो। तो ये बेसिक बात है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम ये भी जान गए, बड़ा इजी है, कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ये तो बहुत इजी बात है। और हम ये भी समझ गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, ये भी हम समझ गए। लेकिन इसके बावजूद अभी आगे जो हम बातें बताने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। हम फिर भी क्वेश्चंस गलत कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों कराते हैं? उसका कारण यह है कि इतने इजी स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे जैसे ये दिया गया है ही, और आपसे पूछा जाएगा इसके साथ गो लगेगा या गोज लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, राइट। तो ये हम एरर इसलिए नहीं पकड़ पाते किसी सेंटेंस में क्योंकि हमें किसके बारे में पता नहीं चल पाता है। क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है बेटा? ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है ना। और हम सब्जेक्ट नहीं पता लगा पाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट पता लगा दे तो तुम खुद ही बता दोगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। बस दिक्कत आनी है हमें सब्जेक्ट पता लगाने में, राइट बेटा। तो वो सब्जेक्ट कैसे हम ढूंढेंगे उसी की आज ये क्लास है। तो हेडिंग डाल लो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाल दिया है। इसमें लिख लो, इस एग्रीमेंट के तहत यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल
होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक, ये हमने जो लिखा है समझ गए ना बेटा? अगर दोबारा कोई पढ़ोगे बात समझ में आ रही है ना? अब नीचे नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लो जो तुम्हें अगर किसी को बताना पड़े तो तुम बता ले जाओ। ऐसे नोट करके सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। सब्जेक्ट केवल कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट केवल कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ये केवल लिख रहे हो कि तुम्हें समझ में भी आ गई बात? समझ में आ गई ना? हाँ। सेकंड नोट बेटा, किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी प्लूरल वर्ब को, किसी प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। उल्टा हो गया ना? ये तीनों बातें जो तुमने लिखी हैं समझ में आ गई? ओके बेटा, तो इतनी सिंपल बातें हैं, लेकिन फिर भी जब कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हम उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं पकड़ पाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हमें बेटा सब्जेक्ट का पता नहीं लग पाता है। राइट, हमें ये नहीं पता चलता कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है। तो हम सब्जेक्ट का पता लगा लेंगे तो हम सेंटेंस सही कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहला रूल जो मतलब सबसे पहली बात जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, होता क्या है, अगर वर्ब के पहले एक ही शब्द दिया गया है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखा देंगे। वर्ब दी गई है किसी सेंटेंस में बेटा और केवल एक ही शब्द दिया गया है, एक ही नाउन है या प्रोनाउन है, तो कोई समस्या? फिर कोई समस्या नहीं है। वही नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा राम, तो राम के साथ क्या लगाओगे? प्लेज लगाओगे। ये सिंगुलर है तो वर्ब में तुम एस लगा दोगे, क्योंकि अभी तुमने लिखा कि प्लूरल वर्ब, प्ले प्लूरल वर्ब है। वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ये बात हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बात हमें ही बहुत समय बाद पता चली। ये छोटे से बताया नहीं जाता है कि नाउन के तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए जाते हैं, वर्ब के सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ाए जाते हैं, है ना? तो अब तुम्हें ये क्लियर रखना है बात अपने माइंड में कि वर्ब के भी बेटा सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो ये जो वर्ब तुम याद करते हो, रीड, राइट, प्ले, जंप, ये सब कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। इनको फिर हम पकड़ के सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस या ईएस जोड़कर। क्लियर? तो ये राम तुम्हारा सिंगुलर है तो इसके साथ तुम प्ले नहीं यूज कर सकते, क्योंकि प्ले तो प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, फिर तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं हमारा फॉलो हुआ। तो हम इसमें एस जोड़ देंगे, राम प्लेज। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों वाली बात।
ऐसा कोई सेंटेंस तुम्हें एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? तुम्हें वर्ब के पहले बहुत एक लंबा सा फ्रेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बहुत लंबा सा नाउन फ्रेज मिलेगा, उसमें ढेर सारे नाउन्स होंगे। अभी हमने क्या बताया? सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अब ये वर्ब के पहले जो नाउन है, एक नहीं, 1 2 3 4 नाउन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम ये जो वर्ब है वो इस वाले नाउन के हिसाब से लगाएं या इसके या इसके या इसके। हमारा सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि सर ने हमें बताया था कि सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हो, ये तो चारों नाउन है। तो हमारी वर्ब किसको फॉलो करे? चारों को तो फॉलो कर नहीं सकती, सब्जेक्ट कोई एक ही होगा। समझ गए? ओके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, जब मान लीजिए आपको वर्ब के पहले कई सारे नाउन्स देखने को मिले, तो जो सबसे पहला नाउन होगा, सबसे पहला नाउन वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? उसके बाद प्रेपोजिशन लगाकर बाकी सब नाउन्स लिखे होंगे। जैसे एक नाउन ये लिखा होगा, एक ये लिखा होगा, एक ये लिखा होगा। बिना प्रेपोजिशन लगाए ये नाउन्स आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नाउन लिखा है फिर दूसरा नाउन, तीसरा नाउन, चौथा नाउन, नहीं। इन नाउन्स को अलग किया गया होगा। किसके द्वारा अलग किया गया होगा? प्रेपोजिशंस के द्वारा अलग किया गया होगा। समझ गए बात? एक नाउन दिया है, फिर प्रेपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर प्रेपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर प्रेपोजिशन, फिर नाउन। बिना प्रेपोजिशन किए एक नाउन दूसरे नाउन के बगल में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर? ओके। तो ऐसा क्यों होता है? अब यही समझना है तुम लोगों को कि सर मान लीजिए 4 नाउन दिए थे और इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो इस नाउन के हिसाब से आएगी। अगर ये नाउन मतलब ये सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ध्यान देना इस बात को। सबसे पहला वाला नाउन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। ना तो ये सब्जेक्ट, ये वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं है, और ये वाला भी नाउन सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो प्रीपोजिशन के बाद आया, वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा ना सर। बिल्कुल सही। इतने दिनों से जो बात बता रहे हैं हम तुम लोगों को कि ये आ रहा है प्रेपोजिशन के बाद। और जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये नाउन है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया है। अब ये इस प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई मतलब है? वर्ब कहती है अरे तुम तो ऑब्जेक्ट्स हो रे, तुमसे हमें का लेना देना है, हमें किसके हिसाब से आना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके पहले कोई प्रेपोजिशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं, अभी लिखा देंगे, पहले समझ लो अच्छे से तुम। द कॉस्ट ऑफ essential items। इस तरीके के सेंटेंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी ये फिर भी ये छोटा है, ये तो कोई क्लर्क लेवल का एग्जाम होगा ना उसमें आएगा। अगर मान लीजिए आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम देते हो तो इतना सिंपल सेंटेंस भी नहीं आएगा उसमें। देखिए बेटा वर्ब कहाँ है हमारी? ये है इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। अब हम इसमें इज लगाएं या आर लगाएं ये देखना है। वर्ब ये हो गई, हाँ वर्ब ये हो गई, ये समझ में आ गया ना? वर्ब है ये, ओके। इसके पहले ये पूरा हमारा है सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट फ्रेश हो गया है ना। अब इसमें ढूंढना है हमारा रियल सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले नाउन कौन सा आया है बेटा? ये सबसे पहले आया है। इसके बाद फिर प्रेपोजिशन आया और उसके बाद दूसरा नाउन आया। एक नाउन ये है, फिर प्रेपोजिशन आया, उसके बाद फिर दूसरा नाउन आया। अब ये जो नाउन है
आइटम्स, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ का। ऑफ। ये प्रेपोजिशन के बाद आया है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये फितूर आए ना कि आइटम्स तो सब्जी प्लूरल है और आर लगाएंगे हम, तो तुम गलती कर रहे हो। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट हुए प्रेपोजिशन ऑफ का, ठीक है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? द कॉस्ट। और ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो हमारी वर्ब आर नहीं होगी, एच होगी। क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो अब इसे लिखो, रूल नंबर 1 करके लिख लो। ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज जाकर प्रैक्टिस सेट करोगे तो इस तरीके की सेंटेंसेस जहां भी तुम्हें मिले उनको कर ले जाओगे। यदि वर्ब के पहले एक से अधिक एक से अधिक नाउन्स हो तो सबसे पहला वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। और वर्ब उसी के अनुसार आती है। हो गया बेटा? ओके, ये सेंटेंस लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। ये द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स एसेंशियल मीन्स क्या होता है? अति आवश्यक। नेसेसरी से एक डिग्री ऊपर हो जाता है ना? नेसेसरी आवश्यक, लेकिन जब अति आवश्यक हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? एसेंशियल। जैसे वाटर इज नॉट नेसेसरी, वाटर इज एसेंशियल, है ना? उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजों की हम एसेंशियल यूज करते हैं। और नेसेसरी का मतलब तो ये है कि जरूरी है बस। सर नेसेसरी नीडेड एक ही चीज होती है सर? नेसेसरी और नीडेड एक ही चीज? हाँ, नीडेड, जैसे नीडेड तुमने बना दिया पास्ट पार्टिसिपल, और नेसेसरी हो गया तुम्हारा शुद्ध एडजेक्टिव। कल पढ़ाया नहीं था, भूल गए क्या? देख लिया बेटा? अब जिससे हम पूछेंगे केवल वही बताएगा। अगला सेंटेंस लिखो, द रूल्स पहले लिख लो, फिर आंसर तुम लोग लोगे। द रूल्स ऑफ दिस बुक इज या आर इजी। इसमें क्या आंसर होगा बेटा? इसका सर आर आएगा। हमारी वर्ब क्या है? आर। इज या आर, है ना? अब इसमें हमें चूज करना है कौन सा सही होगा। अब ये वर्ब है तो वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में रियल सब्जेक्ट कौन है हमारा? द रूल्स। एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। जो पहले नाउन आया है, जो प्रेपोजिशंस के सबसे पहले आया है, वो हमारा रियल सब्जेक्ट है, जो हमारे जिसको हमारी वर्ब फॉलो करेगी, है ना? ऐसा थोड़ी है कि घर में जितने आदमी हैं सबको फॉलो करेगी, वो केवल अपने पति को फॉलो करेगी, है ना? रियल सब्जेक्ट को। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलती है? सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। और रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब ध्यान दो, जो हम तुम्हें एक और बात बताना चाह रहे हैं। द रूल्स बेटा, ये नाउन है,
कौन से रूल्स ऑफ दिस बुक, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा उसे हम उसका ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये दिस बुक इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब ऑफ दिस बुक, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। अगर ग्रामर की बुक में तुम पढ़ोगे तो इसके दो नाम तुम्हें मिलेंगे। पहले तो ये चूंकि प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। 3 वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है, एक से ज्यादा शब्दों को हम फ्रेज कहते हैं। यहां पर एक से ज्यादा शब्द हो गए, हाँ, 3। 1 2 3, 3 हो गए। अगर 2 भी है तो फ्रेज कहलाएगा, एक से ज्यादा हो गए वो फ्रेज हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3, ये 3 शब्दों का समूह हो गया, इसको हम फ्रेज कह सकते हैं। अब चूंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्लियर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, एक नाम इसका ये हो गया। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि ये फ्रेज काम किस चीज का कर रहा है। तो बेटा ये तीनों शब्द मिलकर इस रूल्स की विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रूल्स की विशेषता बता रहे हैं। कौन से रूल्स, इस किताब के। कौन से रूल्स, इस किताब के। तो ये पूरा पूरा फ्रेज रूल्स की विशेषता बता रहा है। बता रहा है, क्या बता रहा है, बता रहा है ना। जैसे मैं कहूं द लेग्स ऑफ दिस स्टैंड, द लेग्स ऑफ दिस स्टैंड, तो किसके लेग्स, इस स्टैंड, और किसी के लेग्स की बात नहीं हो रही है, इस स्टैंड के लेग्स की बात हो रही है। तो ऑफ दिस स्टैंड एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है और लेग्स की विशेषता, समझ गए ना बेटा। तो इस तरीके से ये चीजें तुम्हें क्लियर रखनी है, ग्रामर को रटना नहीं है, उसको समझना है। और जिस दिन समझने लगे तो तुम्हें ग्रामर में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर वो बोरिंग नहीं लगेगी, है ना। तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट हो गया, इसी को फॉलो करेगी हमारी वर्ब आ रहेगा। कोई दिक्कत। अब एक सेंटेंस लिखो, इसको करें फिर अगला रूल। The captain's comments in a newspaper कमेंट्स। चलो हम लिखे देते हैं, बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैप्टन अपॉस्ट्रोफी एस comments in a newspaper on the preparation of the test matches for the present tour has had been praised। फुल स्टॉप। ये है सेंटेंस बेटा। इस तरीके के सेंटेंस तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। The captain's comments in a newspaper on the preparation of the test matches for the present tour has आएगा या have आएगा, been praised। has आएगा। चलो देखते हैं, है ना। इसका पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। सबसे पहले ये बताओ वर्ब कहाँ है। सबसे पहले तुम्हें वर्ब ढूंढनी होगी। और ये बताओ बच्चों मुझे, हम सबसे पहले वर्ब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि तभी तो सब्जेक्ट पता चलेगा। नहीं, और कौन बताएगा? नहीं। हाँ। सबसे पहले कल हमने बताया था कैरम बोर्ड खेलते हो तो किसके पीछे पड़ जाते हो?
रानी के पीछे पड़ जाते हो। गेम शुरू किया नहीं, रानी कहाँ है, रानी कहाँ है ना, लाल वाली गोटी कहाँ है। तो जब कोई सेंटेंस देखोगे, किसी भी सेंटेंस की रानी कौन होती है? वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम वर्ब को ढूंढे ना। जब एक सेना अटैक करती है दूसरे के महल में, दूसरे राजा के महल में, तो सबसे पहले किसको ढूंढती है कि वो पैदल सैनिक कहाँ है? नहीं ना, सबसे पहले किसको ढूंढने निकल जाते हैं? राजा को। राजा पकड़ लो, राजा पकड़ लिया, सब ले आओ, काम हो गया। तो हम सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब है हमारी हैज बीन प्रेज्ड या हैव बीन प्रेज्ड, ये हमारी वर्ब है। ये तीनों मिलकर क्या बन रही है? वर्ब। अब हाँ, वेरी गुड। अगर एक शब्द होता तो हम उसे वर्ब बोलते। हम यहां पर वर्ब बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में ये वर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्द हो गए। अगर केवल प्लेज लिखा होता वर्ब, लेकिन लिखा है हैज फिर बीन प्रेज्ड। और जब हैज हैव के बाद बीन लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो बेटा ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट की पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन वॉइस कौन सी है? पैसिव वॉइस। दो चीजें तुम्हें तुरंत दिमाग में लानी होगी, एक चीज से काम नहीं चलेगा। अब तुम बच्चे नहीं हो कि सर टेंस अकेले हमें आता है, तुम्हें टेंस भी बताना पड़ेगा और तुरंत वॉइस बतानी पड़ेगी। ये फला टेंस है और फला वॉइस है, समझ गए ना? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस वर्ब, ये वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर हम बीन हटा देंगे तो कौन सी वॉइस हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। क्लियर? बस ऐसे छोटी छोटी बातों को अगर तुम समझते रहे तो इंग्लिश ग्रामर कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। जब हमने सीख ली तो फिर तुम लोग तो और भी आगे। अब देखो हमने क्या रूल में समझाया कि कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना। लेकिन यहां पर देख रहे हो, ये वर्ब के पहले जो कुछ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें ढूंढो सब्जेक्ट कहां है ना। हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। एक नाउन ये दिया है, एक नाउन ये दिया है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है ना, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। अरे वाह भाई, इतने सारे नाउन, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज दे दिया उसने। समझ गए? इतने सारे नाउन। अब हमारी जो वर्ब है वो किसको फॉलो करे? प्रिपरेशन को करे कि टूर को करे कि न्यूज़पेपर को करे कि कमेंट्स को करे कि कैप्टन को करे, ये देखना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, ऐसे तो गलती कर आते हो। देखो ये बेटा क्या लिखा हुआ है? फॉर। फॉर क्या होता है? प्रेपोजिशन, सबको मालूम है ना। इसके बाद ये जो आया है द प्रेजेंट टू, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ये रेस से बाहर, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एग्रीमेंट किससे हुआ है? है ना। रानी ने कहा चलो हटो जी, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं आने वाली, क्योंकि तुम ऑब्जेक्ट हो। कैसे पता लगा ये ऑब्जेक्ट है बेटा? फॉर से। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही होगा। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। और आगे बढ़ते हैं, ऑफ। फिर हमें मिला ऑफ, है ना। और उसके बाद क्या लिखा है? द टेस्ट मैचेस। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? ऑफ का। तो ये भी रेस से बाहर हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। ऑन मिला हमें, और उसके बाद है द प्रिपरेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑन का। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी वर्ब नहीं आएगी। समझते जाना है एक एक बात को। फिर हमें मिला एन, और उसके बाद लिखा ये न्यूज़पेपर, तो ये हो गया इनका ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग भी वर्ब नहीं आएगी हमारी। क्लियर? अब बचा कमेंट्स। क्या बचा? कमेंट्स। और
ये लिखा हुआ है कैप्टन्स। क्या लिखा हुआ है? कैप्टन्स। ये नाउन तो है बेटा, हाँ सर। लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एडजेक्टिव फॉर्म में है। ये पजेसिव केस में है। समझ गए? ये किस केस में है? पजेसिव केस में है। अभी देखो हम तुम्हें यहां पर समझाते हैं। आई हमारा प्रोनाउन होता है, आई प्रोनाउन है। इससे अगर तुम्हें अधिकार दिखाना है, ये तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर तुम क्या प्रयोग करोगे? आई। अगर तुम्हें सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करना है तो क्या प्रयोग करोगे? आई। ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग करोगे तो मी। वेरी गुड, मी, है ना? और अगर इससे तुम्हें अधिकार दिखाना है किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर, वेरी गुड, माई, तो क्या हो जाता है? माई हो जाता है। क्लियर? ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही दूसरा लेते हैं ही। ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, नहीं हिम। और इससे तुम्हें अगर अधिकार दिखाना है, किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना है, अपना पोजीशन दिखाना है कि ये तुम्हारा है, तो फिर किसका प्रयोग करोगे? ये तो हो गई बात बेटा प्रोनाउन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अब मान लो कोई ये प्रोनाउन नहीं, नाउन है, नाउन है रीना, तो सब्जेक्ट की जगह पर तुम क्या प्रयोग करोगे? रीना। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी, तो क्या प्रयोग होगा? मारेंगे तुम लोगों को, तब भी रीना ही रहेगी। रीना इज कुकिंग द फूड। और अगर तुम्हें बोलना है कि खाना बनाया जा रहा है रीना के द्वारा, तो द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रीना। समझ गए? यहां भी रीना था, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगी तो भी रीना ही रहेगा। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम रहता है। समझ गए? इसकी तरह चेंज नहीं हो जाता है प्रोनाउन की तरह। लेकिन इसकी पजेसिव केस भी तो बनेगी, इससे अधिकार भी दिखाना है, तो फिर अधिकार कैसे बनेगा बेटा? इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। रीनाज, रीना की, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब नाउन नहीं रह गया, ये अब नाउन नहीं रह गया, ये क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। रीनाज मदर, रीनाज सिस्टर, रीनाज बुक, रीना की। क्लियर? तो क्या पजेसिव केस कभी सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, वो तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। वो किसका काम कर रहा है? और हमारा सब्जेक्ट केवल, कितनी बार बताएंगे ये बात? हमारा सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? और ये कैप्टन्स तो क्या है? एडजेक्टिव है ना? उसका अधिकार दिखा रहा है। जैसे हमने कहा माई शर्ट, समझ रहे हो मेरी बात को? माई शर्ट, तो माई क्या है? एडजेक्टिव। शर्ट है नाउन, है ना? माई तो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, वो केवल शर्ट पर मेरा अधिकार दिखा रहा है। ऐसे ही द कैप्टन्स शर्ट, माई की जगह हमने क्या लिख दिया? कैप्टन्स, और कुछ थोड़ी किया है। या राम्स शर्ट, तो जैसे माई था वैसे ही राम्स हो गया, तो राम्स नाउन कहां रहा? नाउन से बना है। हमें इसलिए धोखा हो रहा है क्योंकि उसमें राम था। उसमें क्या था? राम था, तो लगा ये नाउन है। नहीं बेटा, उसमें एपोस्ट्रोफी एस भी तो है। क्लियर? तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी। अब केवल क्या बचा हमारे पास? कमेंट्स। ये है हमारा रियल सब्जेक्ट। समझ गए? तो कमेंट्स है तो फिर क्या आएगा? हैज या हैव आएगा। ठीक? इस तरीके की एरर्स तुम लोगों से पूछी जाएंगी। ये तो गलत हो जाता। तो अब तो नहीं होगा? नहीं।
इरेज कर दे इसे अब। यस यस एक सेंटेंस और तुम बताओ, फिर आगे बढ़ जाओ। अब ये गलती होना चाहिए। नहीं होगा। A variety of, जल्दी लिखे जाना हमारे साथ। This is has या have been served. A variety of dishes has और have been served. वर्ब क्या है हमारी? has या have been served. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस पूछ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वॉइस कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? रिंकी। समझ में आ रहा है? समझ में आने के साथ साथ इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, मजा आना चाहिए इंग्लिश पढ़ने में, बोरिंग नहीं होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इसकी जो वर्ब है वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगी। तो वर्ब के पहले जो लिखा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर तो हमें दो नाउन देखने को मिल रहे हैं, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। तो हमने अभी रूल बताया कि जो पहले नाउन आता है वो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑफ के बाद ये जो नाउन आया है ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ डिशेस। क्लियर? तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का। रियल सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? वैरायटी। वैरायटी क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या लगा देंगे? हैज। वैरायटी सिंगुलर होती है, वैरायटीज प्लूरल होती है ना? तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। देख लो बच्चा। सर अगर दी वैरायटी ऑफ डिशेस होता तो मतलब फिर हैव आता? क्या दी वैरायटी ऑफ डिशेस? द से क्या लेना रहा? ये वैरायटी सिंगुलर है ना, हमारा इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है बेटा। इससे आर्टिकल से क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो नाउन को देख रहे हैं ना, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हुआ है ना। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। हमने अभी क्या बताया? ये नियम बहुत ही इजी है, बस समस्या क्या होती है कि हम रियल सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये रूल तुम्हें ना बताया गया होता, हो सकता है तुम में से बहनों को पहले से पता था, अगर ना मालूम होता तो तुम डिशेस से धोखा खा सकते थे कि डिशेस प्लूरल है बताओ, तो गलत हो जाता, क्योंकि डिशेस तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ का। ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट ना हुआ है ना, वर्ब के साथ हुआ है, तो इसलिए ये रूल जानना जरूरी होता है। ठीक है? अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें होता क्या, रूल नहीं मालूम होता है, लेकिन वो इतनी इंग्लिश लिख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक सेंस हो जाता है कि ये यहां पर गलत है ना। जैसे मान लीजिए अब कोई एक आदमी है जिसने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर तुम कोई सेंटेंस हिंदी में गलत बोलोगे तो वो बता देगा कि नहीं बता देगा? तुम भाई साहब गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोला जाता है ना। उसे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि वो पकड़ लेगा कि यहां पर क्यों गलत है, वो ये नहीं बता पाएगा क्यों गलत है, लेकिन गलत बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते ना, हमें एक लोग मिले थे, बाजार गए कौन तो एक लोग मिले थे, तो यहाँ गलत है ना। एक लोग, एक मतलब सिंगुलर और लोग मतलब प्लूरल, आपने सिंगुलर प्लूरल दोनों गड़बड़ कर दिया है ना। तो ऐसे नहीं बोला जाता है एक लोग। एक आदमी मिला था, एक व्यक्ति मिले थे, एक लोग कैसे हो सकता है? लोग तो बहुत सारे होते हैं और एक। चलो ये रूल क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। सेकंड रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर 2 में पहले हम सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। नथिंग बट
trees were there। देखो बेटा, तुम्हें किसी ने कहा कि जाओ वहां घूम के आओ, बड़ा अच्छा है, तो तुम वहां घूमने गए और तुम्हें वहां केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए, तो तुम लौट कर आए और अपने दोस्त से कहोगे यार कुछ भी तो नहीं था वहां पर, वहां केवल पेड़ ही पेड़ थे, नथिंग बट वर देयर, वहां कुछ नहीं था, केवल पेड़ थे, पेड़ थे। तो पेड़ के हिसाब से आ रहा है था थी, तो ट्रीज हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है सर। अगर वाज होता ना तो वाज और वर्ब में से चुनना होता तो हम किसे चुनेंगे, वर्ब को चुनेंगे, और यहीं पर ये गलत हो जाता। अब समझें क्यों गलत हो जाता, अब समझना पड़ेगा बेटा। ये जो बट देख रहे हो तुम, बड़ा ध्यान देना थोड़ा। बट इंग्लिश लैंग्वेज में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा। वैसे तो इसको आप जबरदस्ती नाउन भी बना दो कि इफ्स एंड बट्स बोलते हैं ना, तो वहां पर वो बट नाउन हो जाता है। ऐसे नहीं, हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं। बट दो का काम करता है, एक तो कंजंक्शन और दूसरा प्रेपोजिशन। बस ये चीज अगर तुम समझ गए तो ऐसे सेंटेंस और इस पर बेस्ड और भी सेंटेंसेस तुम इजीली कर ले जाओगे। तो बट दो चीजें होती हैं, एक तो कंजंक्शन और दूसरा प्रेपोजिशन। कंजंक्शन का काम क्या होता है बेटा, दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। और जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है लेकिन, है ना, कंजंक्शन है ना, दो वाक्यों को जोड़ेगा और उसका अर्थ क्या निकलेगा, लेकिन। जैसे आई एम रिच बट आई एम माइजर, मैं अमीर हूं लेकिन मैं कंजूस। आई एम रिच बट आई एम माइजर, क्लियर। तब हो गया वो कंजंक्शन। अब जब प्रेपोजिशन होगा तो बेटा ये किसी नाउन के पहले आएगा, क्लियर। जब प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी नाउन के पहले आता है कि नहीं आता है, और उस नाउन को हम क्या कहते हैं, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही तो पढ़ाया भी पिछले वाले में। जब कोई प्रेपोजिशन होता है शब्द, तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। और ये नाउन और प्रोनाउन ही क्यों होगा, बोलो मोहित। प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन और प्रोनाउन ही आएगा हमेशा, क्यों? क्योंकि वो उसका प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, अपना अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, केवल नाउन या प्रोनाउन। सो इजी, समझ में आ गई बात। प्रेपोजिशन के बाद केवल नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, और उस नाउन या प्रोनाउन को हम उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जब इसका प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन किया जाएगा तो हमें कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा, और तब इसका मतलब निकलेगा, मतलब अर्थ निकलेगा एक्सेप्ट, यानी सिवाय। प्रेपोजिशन के रूप में इसका अर्थ निकलता है सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, और कंजंक्शन के रूप में इसका अर्थ निकलता है लेकिन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर जो ये बट देख रहे हो बेटा, वो कंजंक्शन ना है, वो क्या है, प्रेपोजिशन। क्योंकि जब मैं वहां गया तो कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों के, पेड़ ही पेड़ थे हर जगह, केवल क्या थे, पेड़। तो ये बट क्या कहना चाह रहा है, एक्सेप्ट, सिवाय, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेपोजिशन, समझ लो बात को बेटा। अब जब ये हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आया है वो उसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और जब ये हो गया ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब इसको फॉलो करेगी,
क्यों नहीं फॉलो करेगी? क्योंकि वो तो सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भाई साहब चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, वर्ब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क पड़ेगा रियल सब्जेक्ट से। रियल सब्जेक्ट है हमारा नथिंग, जो एक शुद्ध सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग क्या होता है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसमें भी सिंगुलर, तो हम यहाँ पर वर्ब नहीं लगाएंगे, वाज लगाएंगे। नथिंग बट ट्रीज वाज देयर। ठीक है ना? पढ़ने में और इसका हिंदी में अर्थ निकालने में बड़ा टकराव हो जाता है, लेकिन शुद्ध इंग्लिश यही है, क्योंकि जब हम रूल्स फॉलो करेंगे तो यही आएगा। लेकिन सर बोलने में सोफिस्टिकेटेड लगता है। हाँ, Trees were there। वही हम कह रहे हैं ना कि आप उसमें वो लगा रहे हो ना, मतलब अपना सेंस लगा रहे हो, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट ये है नथिंग बट ट्रीज वाज देयर ना, जिसको मालूम है, जो प्रैक्टिस कर चुका है, उसके मुंह से वाज ही निकलेगा। ओके, एक सेंटेंस और लिखो। जैसे हमको पता नहीं है तो हम नथिंग को फर्स्ट वो मान सकते हैं, क्या? मतलब फर्स्ट नाउन मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी तुमने कहा, लेकिन हमने ये स्पेशली क्यों बताया रूल नंबर 2 में? क्योंकि बट को एज ए प्रीपोजिशन हम नहीं जानते हैं। हम इन जानते हैं, फॉर जानते हैं, ऑफ जानते हैं, लेकिन बट को हम क्या जानते हैं? कंजंक्शन। बट प्रीपोजिशन भी होता है, ये हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो बट कंजंक्शन के साथ साथ प्रीपोजिशन भी होता है, इसलिए हमें ये बताना पड़ा। ठीक है ना? ऑफ होता हम काहे को बताते हैं? क्योंकि हम बता चुके रूल नंबर 1 में, ऑफ, इन, फ्रॉम, बाय, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर बट प्रीपोजिशन है। ये सर सभी के साथ लागू हो सकता है। बट मतलब जैसे बट ट्रीज के पहले आया है और कोई सब, और अभी हम बोल रहे हैं ना, है ना, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे तुम लोगों को। दूसरा सेंटेंस देखो, नोबडी but his brothers nobody but his brothers was या were present in his birthday party। वाज लगाओगे या वर लगाओगे? प्रेजेंट इन हिज बर्थडे पार्टी। अब इस तरह के सेंटेंस गलत करोगे बेटा तुम लोग कभी? यहां पर बट क्या है? अरे सिवाय ना बताओ, ये बताओ ये क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब कोई नाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब इसको तो मानेगी नहीं, है ना? होगा कि तुम कौन भाई साहब, निकलो मतलब, है ना? वो किसको ढूंढेगी? सब्जेक्ट को ढूंढेगी, रियल सब्जेक्ट को। रियल सब्जेक्ट कौन है? नोबडी। नोबडी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना? यहाँ पर भले ही ब्रदर्स लिखा रहे, इट डजंट मैटर, नोबडी सिंगुलर है तो हमारी वर्ब आएगी वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? तो नोबडी के हिसाब से वाज आएगा। तो आगे बढ़े। ओके, अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल पेश कर दे। बढ़िया। रूल नंबर 3, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया करता था तो मैं इंटर में ही अपने बच्चों को सिखाया करता था, रटाता था मार मार के, क्योंकि हमारी हमेशा से आदत रही है 3 रूल्स बताने की। 3 रूल्स बताते थे, नहीं तुम लोगों को 3 नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे, लेकिन उसी को रटाते रहते थे। ठीक है ना? हमें 10 नहीं याद कराने हैं, हमें 3, लेकिन रटे होने चाहिए। ओके, तीसरा रूल हम लोग समझेंगे। पहले ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो, बाद में अपनी कॉपी पर लिखना। इंग्लिश जब तुम पढ़ोगे बेटा तो तुम्हें 2 शब्द मिलेंगे,
मैनी और मच, मैनी और मच। ठीक है, मैनी मच की चर्चा हम थोड़ा सा 1 मिनट बात करते हैं। उसके पहले हम आ जाते हैं वापस नाउन पे, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाउन के पहले आएंगे। नाउन की चर्चा करते हैं। नाउन या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है ना। सिंगुलर प्लूरल केवल नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है और वर्ब का होता है, इन तीन ही के होते हैं। तो हमने अभी नाउन को पकड़ लिया और नाउन में कहा कि सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है। नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या सभी नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है? क्या सभी नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल होता है? आपका आंसर आना चाहिए नो सर, सभी का नहीं होता। ठीक है, जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे चीजें, मतलब व्यक्ति वस्तु सब छोड़ो, ऐसी चीजें जिनको काउंट किया जा सके, जो काउंटेबल हो, केवल उन्हीं का ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। जिसको तुम गिन ही नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बना दोगे? बच्चे को, ये छोटा बच्चा है, उसको हो सकता है ये बात समझ में ना आए, लेकिन तुम लोग तो अब इतने मैच्योर हो गए हो, ग्रोन अप हो गए हो कि समझ सकते हो। जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसी का तो प्लूरल होगा। 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 4 चिड़िया, 10 चिड़िया। बचपन से गाना सुनते चले, चिड़िया को गिन सकते हो, उसका प्लूरल बन रहा है। 1 पानी, 2 पानी, 10 पानी। आदमी हंसेगा तुम्हारे ऊपर, है ना कहेगा ये पानी को गिन रहा है। पानी गिना जा सकता है, और जब पानी गिना ही नहीं जा सकता तो उसका काहे का सिंगुलर और काहे का प्लूरल? क्लियर बेटा ना? तो ये अपने माइंड में बात नहीं करो, ये अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लो कि नाउन को हम 2 भागों में बांट देते हैं। मतलब सारी चीजों को जो इस ब्रह्मांड में तुम देख रहे हो, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। गिनने वालों में एग्जाम्पल है, ऐसे अगर लेते रहेंगे ना तो हम लोगों को 1 आध महीना लग जाएगा। मोटे मोटे एग्जाम्पल जैसे लड़के, किताबें, टेबल, बर्ड, स्टार, ये सब गिन सकते हो ना? इनका सिंगुलर स्टार का क्यों? स्टार 1 तारा, 2 तारा, 10 तारा, है ना? एक वो कार्टून नहीं आता है, 1 तारा, 2 तारा, तो तारे गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? ओके। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, वुड, शुगर, राइस, वीट। आप दुकान में जाते हो, कहते हो क्या कि मुझे 5 गेहूं दे दो। उसकी मात्रा होती है, उसे गिना नहीं जाता है, मात्रा, क्वांटिटी होती है, ना कि नंबर। क्लियर? हाँ, तो जिसकी मात्रा होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा, वो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। ठीक? तो काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। बॉय का बॉयज हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, क्योंकि वो 1 से ज्यादा हो सकते हैं। और जो ना गिने जा सकने नाउन हो, वो 1 से 2 हो ही नहीं सकते। जब 2 हो ही नहीं रहे तो फिर प्लूरल नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं। तो यहां है मैनी और यहां पर है मच। तो मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? प्लूरल नाउन के साथ। अब जब हमने ये बोल दिया बच्चा कि प्लूरल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है, तो ये कैसा नाउन होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? हमने प्लूरल बोल दिया तो ऑटोमेटिक समझ जाओ ना कि ये काउंटेबल होगा। होगा कि नहीं होगा? बाकी चीजें तो तुम समझ जाते हो, तो इसे भी समझना होगा कि हमने बोल दिया प्लूरल नाउन के पहले यूज होता है मैनी का, इसका मतलब ये काउंटेबल। तो अब बचा अनकाउंटेबल। क्या बचा? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल को भी तो कुछ देना पड़ेगा हमें, तो अनकाउंटेबल को हमने दे दिया मच। उसकी ज्यादा मात्रा को दिखाने के लिए हमने मच दिया उसे। काउंटेबल नाउन की ज्यादा मात्रा को दिखाने के लिए हमने मैनी दिया। ठीक है?
अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो लोग गिन सकते हो कि नहीं? गिन सकते हैं। गिन सकते हो। क्या बोलोगे, मच पीपल या मैनी पीपल? तो मैनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। सिंगुलर है ना, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो जब बनता ही नहीं तो चर्चा खत्म हो गई। अब सिंगुलर बोलो या ना बोलो, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं। ओके, अब ये जो मैनी देख रहे हो, इस पर हम रूल बताने जा रहे हैं तुम्हें। मैनी का हम किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कई स्ट्रक्चर देखेंगे। ए मैनी, और मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। ज्यादा है ना, ज्यादा है तो सिंगुलर तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैनी प्लूरल नाउन लिख लो इससे पहले। मैनी प्लूरल नाउन आगे ब्रैकेट में लिख लो, जैसे मैनी स्टूडेंट्स। कभी भी मैनी स्टूडेंट नहीं लिखोगे, ठीक है ना बेटा? मैनी स्टूडेंट नहीं लिख सकते, मच स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, समझ गए ना? दूसरा, ए ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन। ए ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर, ए ग्रेट मैनी बॉयज। आज सारी मतलब इंग्लिश में जितनी चीजें होती हैं जो यूज करते हैं हम लोग, और जो तुम पाओगे इंग्लिश पढ़ते समय, वो सब हम तुम्हें बता रहे हैं। ए गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन, जैसे ए गुड मैनी बुक्स। हो गया? अगला लिखो, मैनी मैनी ए या एन, ये दो आर्टिकल पढ़े होंगे तुम लोगों ने। ए एन का प्रयोग, यदि कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन प्रयोग करते हो, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो ए का प्रयोग करते हो। तो वो हम नहीं बताएंगे तुम्हें, है ना? बट सर प्लस यू से ऐसे साउंड करता है, उसमें तो ए आता है। हाँ, सिंगुलर नाउन क्या करता हो सर? जैसे यूनिवर्सिटी में ये आता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में ए आता है। तो हमने क्या बोला है? कॉन्सोनेंट साउंड, हमने लेटर नहीं बोला है। हम एक स्टेप आगे बढ़कर इसलिए बोल देते हैं। तो मैं साउंड पर ध्यान देना होगा। यू या साउंड निकल रहा है, इसलिए ए लग रहा है। मैनी, अब देखो बेटा यहां पर यहीं से स्पेशल चीज शुरू हो रही है। मैनी के बाद तुरंत नाउन आ रहा था, तो कैसा आ रहा था? प्लूरल नाउन। अब यहां पर है मैनी, फिर आया ए या एन, तो फिर कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन। ठीक है, लिख लो, जैसे मैनी ए गर्ल। गर्ल्स अगर नहीं लिखा मिल जाए गलत हो जाएगा वो। मैनी ए गर्ल। मैनी एन एप्पल। मैनी एन एप्पल। यहां लिख दें, है ना, जगह नहीं बची वहां पर। CDE मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। मोर ऐसा मिलेगा तुम्हें, मोर देन,
फिर वन मिलेगा तो उसके बाद क्या लगाओगे? सिंगुलर नाउन। अभी हम बता देंगे कैसे याद रखना है ना, ये सर ये इतना याद कौन रखेगा, तो परेशानी होना है। मोर, अच्छा एग्जाम्पल इसका लिख लो, मोर देन वन बर्ड, मोर देन वन बर्ड, एप्पल, टॉय, कुछ भी लिख लो, बस सिंगुलर नाउन कर देना यहां पर, है ना। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। अब ये यहां घुस गया, मोर के तुरंत बाद, मोर के तुरंत बाद आएगा तो क्या आएगा? प्लूरल नाउन प्लस देन वन। कितने स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं? 6। ठीक है, हिंदी में पढ़े हो पर्यायवाची, है ना। चाहे पानी बोलो, चाहे जल बोलो, चाहे नीर बोलो, मतलब वही है ना, जो पीते हो ना वही है। चाहे उसे नल बोल दो तुम, और नल नहीं बोलना है चाहे उसे नीर बोल दो, चाहे जल बोल दो, और चाहे पानी बोल दो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम जल बोल दोगे तो थोड़ा पढ़ा लिखा पानी आ जाएगा और पानी बोल दिया तो गंवार आ जाएगा, वही रहेगा। जल पानी, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पानी बोल देते हैं, जैसे हम लोग नमक को नून बोल देते हैं, है ना, हम घर में नून ही बोलते हैं। तो नून का मतलब ये थोड़ी कि गंवार नमक है वो बेचारा, वो भी टाटे ही का है, हम भले उसे नून कहते हैं। आइए देखते हैं। तो एक ही बात को कहने के लिए तुम्हें 6 तरीके दिखे। ये क्यों जानना है जरूरी है हमें? क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। पहली चीज तो ये है, हमें पानी है नौकरी, और नौकरी के लिए हमें जो करना पड़ेगा सो करेंगे। तो एग्जाम्स में 6 में से कोई तरीका पूछा जा सकता है। क्यों वो पूछ रहा है एग्जाम वाला? ताकि आपको एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका कोई रिश्तेदार आपसे कह दे कि फोल्डिंग उठा लाओ और आप पूरा कमरा घूम के वापस आ जाओ, है ना। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। आपकी नौकरी लग गई एसएससी में और आपको एक इंग्लिश में लेटर आ गया जिसमें लिखने वाले ने ये वाला स्ट्रक्चर ना यूज करके ये वाला कर दिया, ये वाला स्ट्रक्चर ना यूज करके, वो तो लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपके हिसाब से लिखेगा कि नहीं भाई साहब को इतनी इंग्लिश आती है तो उसी हिसाब से हम लिखें। वो तो अपने हिसाब से लिखेगा, तो आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। क्लियर? ओके। ये सब के सब बेटा यहां से लेकर एफ तक ये सब सेंस निकाल रहे हैं कई लोग। लिख लो पूरा ऐसे करके, कई लोग। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, है वो कई लोग। ठीक है, लोग मतलब जैसे हम कहें, देखो लिख लिया पहले तुम, ऐसे लाइन खींच के सबके नीचे और फिर लिखो। देखो हम कहें, अब केवल याद ध्यान दो, मैनी स्टूडेंट्स कई छात्र, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स कई छात्र, ए गुड मैनी स्टूडेंट्स कई छात्र, मैनी ए स्टूडेंट कई छात्र, मोर देन वन स्टूडेंट कई छात्र, मोर स्टूडेंट्स देन वन कई छात्र। हिंदी में कई छात्र आ रहे हैं, समझ गई बात ना। तो बस ये इंग्लिश को घुमाया जा रहा है। अंग्रेजों को एक फितूर रहता था कि हम अपनी इंग्लिश को एडवांस करें, एक ही बात को कहने के नए नए तरीके निकाले, तो इतने सारे तरीके निकाले। जैसे पहले वाला है, आप मैनी स्टूडेंट, ये समझ में आता है। आप ग्रेट स्टूडेंट, तो इसको देखने में लगता है बहुत सारे महान, हाँ लगता है, लेकिन अब आज के बाद इसको अपने माइंड पर सेट कर लेना है। क्लियर? और कहीं भी तुम पाओ न्यूज़पेपर में तो तुरंत याद करना कि ये बताया गया था हमें। ओके, अब एक एक को हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले क्या आएगा? मैनी। मश आ सकता है कभी? नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा। अब बताओ बेटा, ये प्लूरल नाउन है, ये क्या है? ये तो हो गया हमारा नाउन, ये क्या है? सब्जेक्ट, एडजेक्टिव। जब हमने लिखा मैनी बॉयज,
तो ये तो हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है मैनी। तो ये क्या हो गया? क्योंकि ये आंसर दे रहा है हाउ मैनी का, कितने मैनी, कितने लड़के, कई लड़के, ठीक है। तो ये बॉयज की विशेषता बता रहा है शब्द, तो नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारी इसके बाद जो वर्ब आएगी बेटा, वो इसको फॉलो करेगी या इसको फॉलो करेगी? किसको फॉलो करेगी? इसको, मैनी को नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मोहित तुम बताओ। एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, तो केवल पद के साथ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव हो नहीं सकता। तो ये है सब्जेक्ट, धोखा नहीं खाना है ना, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसके अनुसार वर्ब आएगी। तो अब हमारी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। मैनी प्लस प्लूरल नाउन के बाद जब कोई वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी? प्लूरल। लिखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी लिख लो, है ना। इसी के आगे तुम्हारी जगह बची होगी ना, ऐसे लिखो प्लूरल वर्ब। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी बढ़ते जाते हैं ना ये। अब आपने कहा सर मैनी प्लस प्लूरल नाउन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो जितना पहले हमने पढ़ा है मैनी प्लस प्लूरल नाउन, इतना तो यहां पर भी है, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, है ना। बस थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए, इतना और आगे बढ़ गए, है ना। ए ग्रेट, कितना बढ़ गए? ए ग्रेट। मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, ए ग्रेट। तो ये बढ़ाया क्यों गया है बेटा? थोड़ा ज्यादा जोर देने के लिए। अब परिस्थिति समझना, तुम किसी की शादी में गए और तुमने देखा कि हजारों का आदमी आ गया था। घर में आके तुम कहोगे कि मैनी पीपल हैड कम देयर, मैनी पीपल, कई लोग आए थे। लेकिन और भी ज्यादा तुम शो करना चाह रहे हो, इस संख्या पर जोर देना चाह रहे हो, तो मैनी तो तुम बोल ही चुके। दूसरी शादी में गए, वहां पर 1500 लोग आए थे, तो अब मैनी तो तुम 1000 के लिए यूज किए हो, तो 1500 के लिए भी मैनी यूज करोगे का? थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो क्या बढ़ाओगे? एक ग्रेट, ठीक है। किसी चीज की ज्यादा संख्या पर जोर देने के लिए हम उसमें ए ग्रेट या ए गुड जोड़ देते हैं, उससे अर्थ में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? अगर तुम ए ग्रेट हटा दो तो मैं वही पहला वाला हो जाएगा। इसका केवल काम है जोड़ देना, ए ग्रेट ए गुड दोनों का। समझ गए? तो कोई इसमें नई चीज नहीं हो जाती है। इन दोनों के साथ भी हम, जैसे पहले वाले में प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं, इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। इन दोनों का काम है केवल मैनी पर जोर देना। कोई दिक्कत इसमें बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब मैनी के बाद जब आर्टिकल ए या एन आया तो हम कैसा नाउन यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ए या एन लगा चुके हैं। ध्यान देना, अगर तुम प्लूरल नाउन यूज कर दोगे तो वो ए के साथ कहां मैच किया? जो हम लोग हिंदी में गलती करते ना, एक लोग, तुमने वो गलती कर दी इंग्लिश में कि एक यहां से सेंस निकल रहा है, यहां तुम प्लूरल किए बैठे हो। जब ये सिंगुलर है, ए या एन माने क्या होता है? सिंगुलर। एक, तो फिर एक ही नाउन लिखो ना। तो मैनी के बाद ए या एन आता है, आता है। ये मतलब अंग्रेजों ने स्ट्रक्चर बनाया है तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा हम सीख रहे हैं। मैनी के बाद ए या एन आता है, लेकिन जब ए या एन आएगा तो हमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। मीनिंग क्या निकलेगा? यही वाला, इसका कोई नया मीनिंग नहीं हो जाएगा। समझ गए ना? सेंस वही है। जैसे हमने देखा पहले, जैसे पराठा 3 कोने का बनता था, अब कुछ लोग चौकोर भी बना देते हैं, है ना, और रेक्टेंगल में पराठा बना देते हैं। तो उसका स्वाद बदल गया क्या? टेस्ट तो वही रहेगा, जहां 3 कोने का खाओ, जहां 4 कोने का खाओ बेटा।
तो ये नया रूप आ गया इसका, लेकिन स्वाद वही है, पुराने वाला ही, थिक होने वाला ही। क्लियर? मैनी एन के साथ सिंगुलर नाउन लगाओगे, कई लोग या कई गर्ल्स, और इसके साथ अब ये तो हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, मैनी ए या मैनी एन, ये हो गया तुम्हारा नाउन। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, मैनी ए के अनुसार या नाउन के अनुसार? तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे स्ट्रक्चर में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैनी ए या एन को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, इसको नाउन को देखना है। सर ये थोड़ा कम समझ में आया बेटा। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैनी बॉयज अगर लिखा हो तो बॉयज हमारा नाउन है ना, और मैनी क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट होने का अधिकार केवल किसको मिला है, नाउन या प्रोनाउन को। तो सब्जेक्ट ये हो सकता है क्या, नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन ये है तो सब्जेक्ट कौन हो गया, बॉयज, बॉयज हो गया ना। तो वर्ब किसके अनुसार से आएगी, बॉयज के अनुसार आएगी, क्योंकि वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, सब्जेक्ट के साथ, इसके अनुसार वर्ब आएगी। ठीक है ना। ऐसे ही तुमने लिख दिया मैनी ए बॉय, नाउन कौन है, बॉय। मैनी ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, वही बात तो है बेटा, रिपीट हो गई है। मैनी ये बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट कौन होगा, बॉय, तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग तो आएगी। क्लियर? समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। अब अगला है तुम्हारा मोर देन वन। ये पूरा फ्रेज उन्होंने बनाया अंग्रेजों ने, मोर उन्होंने यूज किया, फिर देन, उसके बाद वन। अब जब वन है, अभी थोड़ी देर पहले बता के आए, ए या एन के बाद कोई नाउन यूज करोगे तो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यहां पर भी वन आ गया, तो वन के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज करोगे, ये पूरा फ्रेज तुम्हारा काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में। सर जो ये अगर है, इसको हम ग्रेट मैनी बॉय की जगह ये लिख सकते हैं, ग्रेट मैनी अगर, जो ग्रेट मैनी बॉय लिखा है, ए ग्रेट मैनी बॉयज एग्जांपल में लिखा है, बॉयज लिखा है, इसकी जगह अगर लिख लें, ग्रेट मैनी ए ग्रेट मैनी ए, गर्ल। नहीं नहीं नहीं, उसके पहले फिर कुछ नहीं आएगा, मैनी के पहले, समझ गए ना। ये नहीं कि हम इसके पहले भी ये लगाए बाद में भी ये लगाए, नहीं, मैनी वाला एग्जांपल तो केवल ऐसे ही यूज होगा। ठीक है ना, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो यहां पर बेटा मोर देन वन, इसके बाद हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, तो फिर हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है यहां पर। अब मोर के बाद हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं, फिर देन वन, तो इसके बाद कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये है हमारा नाउन। कौन है यहाँ पर, नाउन कैसा है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, बढ़े आगे। नहीं तो पता चला ये तीसरे ही वास्तव में थी नहीं, हम समझा पाए हैं। ये पूरा लिख लिया है, माइंड में आइडिया क्लियर हो गया। अब हम क्योंकि तुम्हें करवाएंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, ताकि जब में क्वेश्चन देखो तुरंत सही कर लो। मैनी ए runs a run after well, इसको लिखो सही करो। एक्सरसाइज कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा।
कर लिया? देखो मैनी के बाद क्या आ रहा है? ए। जब मैनी के बाद ए आए तो हमने बताया बेटा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये तो आ ही नहीं सकता, मैन आएगा, है ना? और जब सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो मैनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ। कई लोग, अब मीनिंग क्या निकालोगे? ये नहीं निकालोगे कई एक आदमी, कई आदमी, है ना? कई, ये ए का कोई अर्थ नहीं निकालना है तुम्हें इसको ऐसे पढ़ना है मैनी मैन। कैसे पढ़ना है तुम्हें? मैनी मैन या मैनी ए मैन। ठीक है, रन्स आफ्टर, कई आदमी धन के पीछे दौड़ रहे हैं, भागते हैं। चलो अगला सेंटेंस देखो। मैनी ए सोल्जर या सोल्जर्स हैज या हैव बीन किल्ड इन द वॉर। बोलो बेटा। कर लिया? क्या आएगा? मैनी ए सोल्जर सिंगुलर आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। ठीक है ना? अगला सेंटेंस देखो। मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स was या were rewarded। क्या लगाएंगे? अरे उसके पहले यहाँ तो आओ। मोर देन वन लिखा है ना, तो क्या लगेगा? एक के साथ क्या लगेगा? स्टूडेंट या स्टूडेंट? स्टूडेंट एक है ना, तो स्टूडेंट लगाओ। ठीक है ना? ये तो भाई एक लोग वाला याद रखना, एक लोग वाली गलती नहीं करके आना। एक लोग मिले थे हमें, नहीं हो जाएगा एक विद्यार्थी, एक लड़के, एक लड़का होगा, एक लड़के नहीं होगा, तो वन स्टूडेंट होगा, है ना? अब हमारा सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। इसका अर्थ क्या निकालोगे तुम लोग जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे कोई सेंटेंस, तो इसका अर्थ क्या है? कई लड़कों को पुरस्कृत किया गया। तुम्हें ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है, मोर देन वन का मतलब निकाल लेना है तुम्हें मैनी, है ना? मोर देन वन को समझना कि मैनी लिखा है ना? और मैनी लिखा है मतलब स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स वर रिवार्डेड, ये कहना चाह रहा है। बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया है, समझे? क्या कर दिया? उसको घुमा दिया है। ये वास्तव में कहना चाह रहा है कई छात्र पुरस्कृत किए गए। लेकिन सर उसका उल्टा रहा है, लिखने में जो है उल्टा है, पढ़ने में। हाँ, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इतने दिनों से? एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सिंपल इंग्लिश वो पूछेगा ही नहीं बेटा। कंप्यूटर एग्जाम्स में हमें क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमने पढ़ रखी है सिंपल इंग्लिश और वो पूछ रहा है हमसे एडवांस्ड इंग्लिश, एक नेक्स्ट लेवल की पूछ रहा है। ठीक है ना? ये समस्या आ जाती है। तो हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा? मतलब किस तरीके के सेंटेंस पूछ जा सकते हैं। ये कोई इनका सीरियल नहीं है, बस तुम्हें पढ़ते चले जाना है। देखो पहले तो हम बच्चों वाली बात कर लेते हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना? लेकिन क्या वर्ब के पहले एक ही सब्जेक्ट हो सकता है?
नहीं, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। कई बार बताएं तुम लोगों को, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया। हमने दोनों को किससे जोड़ दिया? एंड से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती है। प्लस एक और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी क्या सिंगुलर वर्ब आएगी? नहीं, प्लूरल। अब क्या सिंगुलर वर्ब आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक प्लस एक दो हो गए। अब ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट है ना हमारे, दोनों मिलकर सब्जेक्ट है, एक एक दो। तो अब ये बेटा हमारी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, अब इसको प्लूरल होना पड़ेगा। ठीक है ना? जब हमने कहा कि राम तो प्लेज, अभी बेसिक बातें समझा रहे हैं इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं। राम प्लेज बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कहेंगे राम एंड मोहन प्ले, तो अब अगर तुमने प्लेज लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक और एक मिलकर हमारे दो सब्जेक्ट हो गए। ये प्रेपोजिशन ना है, समझ गए ना? ये प्रेपोजिशन ना है कि इसको तुम कह दो कि ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारा का लेना देना। सर जी हम तो राम के हिसाब से प्लेज लगाएंगे। क्लियर? इसलिए हमने बट का बताया था। बट भी कंजंक्शन है, लेकिन वो प्रेपोजिशन का भी काम करता है। एंड कभी भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करता, ये कंजंक्शन है। क्लियर? अगर हम यहां पर एंड हटा के बट लगा दें तो राम बट मोहन प्लेज, है ना? एक तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा इसका। यहां पर राम नहीं, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एवरीवन, एवरीवन बट मोहन। समझ रहे हो प्रसाद? यस सर। अब यहां पर बट क्या हो गया? प्रेपोजिशन। मोहन क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी बात खत्म। अब हमारा सब्जेक्ट कौन बचा? एवरीवन। एवरीवन सिंगुलर होता है, हम यहाँ पर लगा देंगे हर कोई खेलता है सिवाय मोहन। मोहन नहीं खेलता और हर कोई खेलता है। तो एवरीवन बट मोहन प्लेज। ठीक है ना? और यहां पर मान लो हम लिख दें बट these boys, everyone but these boys। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही। गलत है? और बताओ, गलत है? क्यों सर? दिन भर चले सही तो है सर, लड़ाई को। सही है। इससे क्या होती है इस बात? ओए, सही है गलत है? सही है, सही है। यहाँ पर बट क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये जो आया है ये इसका क्या हो गया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से हमारा क्या लेना देना? कुछ नहीं। हमारा तो सब्जेक्ट से बात ना, क्या कहते हो उसे? एग्रीमेंट है। तो एवरीवन सब सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया। चलो बहुत बात होगी इस पर। सर केवल बट भर होता है प्रीपोजिशन, और भी बट के अलावा प्रीपोजिशन। अरे कितने सारे होते हैं, इन, फॉर, ऑफ, है ना, परटेनिंग, ड्यूरिंग, जो सब कंजक्शन भी हो प्रीपोजिशन भी हो, जैसे बट कंजक्शन भी प्रीपोजिशन भी है। हाँ, सिंस है, फॉर है, बहुत सारे हैं। अच्छा तुम उस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ाई जा रहे थे आए नहीं थे। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम फिर उस टॉपिक को शुरू कर देने, तो ये हाँ। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जोड़ दिए जाएं तो फिर प्लूरल बन जाते हैं, और जब प्लूरल बन जाएंगे तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? प्लूरल आएगी। इसमें कोई दिक्कत? ये तो सिंपल बात हो गई। हाँ। अब समस्या क्या आती है कि तुम्हें कंफ्यूजन कहां क्रिएट कर देगा एग्जामिनर? वो दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ देगा, ठीक है ना? जैसे ब्रेड एंड बटर। तो देखोगे ब्रेड एक सिंगुलर नाउन प्लस बटर एक सिंगुलर नाउन हो गए दो। तो यहां पर अगर एच और आर में दो ऑप्शन दिया गया है तो सर हम आर लगाएंगे। माई फेवरेट
ब्रेकफास्ट। तो सर जी आपने अबे तरह देर पहले तो बताओ हमें कि अगर एक एक करके दो हो जाए तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, ऐसे ही तो बताओ आपने। ऐसा बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ध्यान दो, हमें ईश्वर ने दिमाग भी तो दिया है। कभी कभी क्या होता है, दो चीजें वो अलग अलग नहीं रह जाती हैं, वो सिंगल एंटिटी हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा? दोनों मिलकर एक बन जाती है। जैसे ब्रेड में हमने बटर लगा दिया तभी तो हम उसे खाते हैं। कि ऐसा करते हो कि ब्रेड पहले सूखी खा जाते हो फिर बटर बाद में खाते हो? ऐसा नहीं करते ना। जब हम नाश्ते में ब्रेड बटर को खाते हैं तो दोनों को मिलाकर एक बना देते हैं, तभी तो वो एक हो गया। ये हमें अपने माइंड से जानना होगा। क्लियर? तो यहां पर हम ब्रेड एंड बटर को 1 + 1 2 नहीं बल्कि एक ट्रीट करेंगे, और जब एक ट्रीट करेंगे तो आर लिंग लगेगा, समझ गए? क्योंकि यहां पर बात हो रही है ब्रेकफास्ट की। उसको अलग भी तो कर सकते हैं सर, जैसे वो बटर को नहीं खाना तो बटर को हटा देंगे। तो हम बटर की तो फिर तुम बटर की चर्चा क्यों कर रहे हो? फिर क्या कह रहे हो कि ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट है ना, जो तुमने बटर खाया ही नहीं। ओके, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तुम लोग पाओगे। राइस एंड करी, इसमें भी ये जाएगा, इसमें भी ये जाएगा, है ना। राइस एंड करी ये दोनों मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं, क्योंकि जब हम कढ़ी चावल खाते हैं तो दोनों को मिला लेते हैं, और फिर इसके बाद जब हम उसको फूड के रूप में यूज करते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है। सिंगल एक दूसरे की पूरक चीज है, पूरक ना कह लो, जब हम उसका यूज कर रहे हैं एक यूनिट बन जाएगा सर। जब अभी हम समझा देंगे बिल्कुल। जब वो दोनों मिलकर हम उसको सिंगल रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे तुम कढ़ी चावल खाते हो बेटा, तो कैसे खाते हो? दोनों को मिलाकर खाते हो कि कढ़ी अलग पी लेते हो फिर एक चम्मच चावल में मिलाकर खाते हो ना? बड़ा तुम्हें लॉजिकली समझना है। हम दोनों को मिला देते हैं और दोनों मिलकर क्या बन गए? एक बन गए। अब समझो, पहले जब तुमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर खाया तो ब्रेड के ऊपर तुमने बटर लगा लिया, अब दोनों मिलकर एक हो गए। ओके, अब मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुकान में ब्रेड और बटर बिकता है, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड, गलत हो जाएगा, तब वहां क्या आएगा? आर, क्योंकि दुकानदार ब्रेड में बटर लगा के ना बेचता है। वो बटर का पैकेट अलग देगा तुम्हें और बटर का डिब्बा अलग देगा, कि लगा के देगा कि लो भाई साहब और सीधे खाओ आप, है ना। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, क्योंकि वहां पर वो अलग अलग बेचे जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो उसको एक यूनिट में खाते हैं। क्लियर? सर ये भी देखना होगा कहाँ कैसा यूज हो रहा है, तभी तो। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? हमने शुरुआत में ही कह दिया कि ये ऊपर वाले ने दिया है ना, इसका यूज करना पड़ेगा ऐसी जगह में। इसका कोई रूल नहीं है, ये तुम्हारी रीजनिंग समझो, इसे तुम्हारा एप्टीट्यूड समझो, जो भी समझो, तुम्हें ये देखना होगा कि यहाँ पर ये सिंगल एंटिटी के रूप में आ रहे हैं या ये सेपरेट आ रहे हैं। अब मान लो तांगा खड़ा है बाहर, है ना, तांगा अलग खड़ा है, घोड़ा अलग खड़ा है, तो कितनी यूनिट हो गए? दो हो गए ना। घोड़ा अलग है और तांगा ऐसे अलग खड़ा है, लेकिन घोड़ा तांगे में नम गया तो अब कितनी यूनिट हो गए? वो हॉर्स एंड कैरेज। अब वो चूंकि उसमें नम गया तो वो एक यूनिट बन गए दोनों मिलकर। हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, तैयार है, टू टेक मी टू द मार्केट, मुझे मार्केट ले जाने के लिए। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर प्लूरल यूज किए जाएंगे, उनको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। और बताएं या फेफड़े हमारे दर्द करने लगे? हो गया? तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या चीज हो रही है यहां पर। ओके, तुम्हें सेंटेंस कैसे पूछे जाएंगे बेटा? एक तो ये तुमने देख लिया, ब्रेड एंड बटर, इस तरीके का,
अब तुम्हें उसमें देखना होगा कि वो सिंगल आइटम शो हो रहा है या डबल आइटम शो हो रहा है। दूसरा, जो आर्टिकल होते हैं बेटा ए एन द, ये 3 आर्टिकल तुम लोगों ने पढ़े। इनका प्रयोग किनके साथ किया जाता है? नाउन के साथ किया जाता है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बात। क्योंकि होता क्या है, जब छोटी क्लासेस में ग्रामर पढ़ाई जाती है तो वहां पर बेसिक बातों को मिस कर दिया जाता है। जो आर्टिकल्स होते हैं इनका प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे ए टेबल, द टेबल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, है ना? कि ऐसे कहोगे ए ब्यूटीफुल, नहीं ए ब्यूटीफुल नहीं, अगर कहना है तो ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल बोलना पड़ेगा तुम्हें। इससे हमें यह समझ में आया कि इनके बीच में एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। आर्टिकल्स और नाउन के बीच में अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, है ना? नहीं है जरूरत मत यूज करो, लेकिन नाउन तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? ये हो गए तुम्हारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें क्या बताया? पजेसिव एडजेक्टिव। वेरी गुड। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो सर अधिकार जताते हैं, अधिकार दिखाते हैं। जैसे माई, अवर, कुछ ही है। आई का होता है माई, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। बस इतने से तो है, इनको भी नहीं याद कर पाओगे क्या? कर लोगे ना? ऐसी अगर नाउन से बनाना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दोगे। अगर नाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो क्या कर दोगे उसमें? इनका प्रयोग भी, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। ठीक? जैसे तुम बोलोगे ना माई कंट्री, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे, माई ब्यूटीफुल डॉटर, अब सही होगा। माई ब्यूटीफुल गलत। माई फास्ट, क्योंकि माई के बाद हम एडवर्ब लगा देते हैं फास्ट, माई फास्ट, क्या ये बकवास बात। माई फास्ट रनिंग कार, अब सही हुआ। जब तक तुम नाउन ना लगा दोगे इनका प्रयोग नहीं हो सकता। समझ गए बच्चा? ओके, तो अब आ जाओ तुम बेसिक बात, मतलब ये जो बात समझ गए तो इसका प्रयोग यहां पर कैसे होगा। अगर किसी नाउन के पहले आर्टिकल लगा है तो वो एक एंटिटी हो गया। ठीक है? नाउन के पहले एक आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या हो गया? एक चीज हो गई। द प्लस द नाउन, ठीक, प्लस फिर तुमने नाउन लिख दिया तो इसका मतलब बेटा ये 2 नाउन हैं लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। समझ रहे हो ना? बहुत गुड़ बात है। एक नाउन, फिर तुमने दूसरा नाउन यूज किया लेकिन आर्टिकल तुमने एक ही लगाया, तो व्यक्ति कितना है? एक है। अगर तुम्हें ये शो करना है कि नहीं वो दोनों अलग अलग हैं तो भैया फिर कंजूसी ना करो, आर्टिकल भी 2 यूज करो। द नाउन प्लस द नाउन। मेरे पापा भी हैं और दोस्त भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। माई फादर एंड बेस्ट फ्रेंड, माई फादर एंड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे पापा और बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही है। मैं कहूं माई फादर एंड माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरे पापा अलग हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड अलग है। अब समझ गए बात ना? तो जब तुम कहोगे माई फादर एंड बेस्ट फ्रेंड, कैसी वर्ब लगाओगे? खुद दिमाग लगाओ। कितने आदमी हैं? एक आदमी, है ना? और यहां पर कितने आदमी हैं? 2। गोली एक। ठीक है, बड़ी नाइंसाफी है। तो द नाउन प्लस द नाउन, 2 आर्टिकल 2 आदमी, प्लूरल बताया ना, 1 + 1 2 हो गया। चल
अगर ये लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सिद्धांत द प्रिंसिपल एंड गाइड हैज कम हेयर। अब बताओ बेटा यहाँ पर कितने आदमी हैं? एक है ना, वही आदमी प्रिंसिपल है और वही आदमी गार्जियन है। दोनों एक ही आदमी है ना, वही प्रिंसिपल है और वही गार्जियन है। ठीक, तो दोनों मिलकर एक हैं क्योंकि एक केवल एक ही आर्टिकल आया है द। हमने कहा द पोएट एंड फिलोसफर। कितने आदमी हैं? एक आर्टिकल एक। द पोएट एंड फिलोसफर, एक ही आदमी है, वही पोएट है और वही फिलोसफर है। तो हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? हैज लगाओगे, राइट? समझिए ना। और हमने कहा द पोएट एंड द फिलोसफर, दोनों अलग अलग है। अब दोनों दो अलग आदमी हो गए ना, एक आदमी पोएट है और एक आदमी फिलोसफर है। समझ गए? तो अब यहाँ पर जब दो आदमी हो गए तो एक एक दो, तो वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेन बात। ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे आपसे इंस्ट्रक्शन में। ठीक, तो इसको लिख लो, बस इसी के साथ क्लास खत्म करेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं सर इसके? किसके? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट दो तीन क्वेश्चन पूछेगा। स्पोर्ट देहरास हो सकता है कि ना पूछे। ये तो तुम्हारी किस्मत वाली बात है और अभी खत्म ही नहीं हो पाया, बहुत सारी बातें थी इसमें। यदि वर्ब के पहले एक से अधिक नाउन हो, ऐसी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, एक से अधिक नाउन हो और केवल यदि वर्ब के पहले एक से अधिक नाउन हो और केवल सबसे पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? ए एंड द, ऐसे लिख लेना ताकि तुम मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर होती जाएंगी। रसरी आवत जात से चलो मैं तो होश को जाना। हाँ, सलमान परत निशान। तो पहले का बोल दिए, हम बाद का बोल रहे हैं। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। आर्टिकल होते हैं बेटा ए एंड द। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे माइंड में चीजें सेट होती जाएगी। या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव ब्रैकेट में लिख लो, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो कि क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, इन सब की बात हो रही है। इट्स केवल सबसे पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो वह एक व्यक्ति को इंगित करता है। आया हो तो वह एक व्यक्ति को दर्शाता है या इंगित करता है। अब एक व्यक्ति को दर्शाता है तो कैसी वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर। ठीक है, ये लिखोगे या ऐसे समझ में आ गया? हाँ, तो लिख लो एग्जाम्पल, द पोएट एंड फिलोसफर। एग्जाम्पल लिखो इसमें, द पोएट एंड फिलोसफर। अब यहां पर वर्ब है हैज डाइड। ये हमारी वर्ब है,
ये वर्ब है ना बेटा। इसके पहले नाउन्स आए हुए हैं फिलोसफर और पोएट, लेकिन सबसे पहले वाले नाउन के पहले ही केवल आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, तो हमें हैज लगाना पड़ा। अगर हम हैव लगाते तो वो गलत हो जाता, हैव से ठीक। और अगर फिलोसफर के पहले बीता लगा होगा तो फिर हैव आ जाएगा। चलो